प्यारे बच्चों, वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश प्रजापति, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर से फिजिक्स आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। जैसा कि कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान ये 100 नंबर प्रैक्टिकल हो जाते हैं और 70 आपका थ्योरी रहता है। तो 70 जो थ्योरी है इसको दो भागों में बांट दिया गया है, खंड क और खंड ख। ठीक, अब खंड ख का जो पार्ट है, वही शुरू करूँगा मैं। खंड ख में देखिए, पहला चैप्टर आपका प्रत्यास्थता है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले हम किसी पदार्थ की जो बनावट है उसके बारे में हम सोचेंगे थोड़ा। देखिए, कोई भी पदार्थ इसमें जैसे पदार्थ की संरचना है कि वो कणों से मिलकर बना होता है, तो ये एक निश्चित शेप एंड साइज रहता है उसका। अब शेप और साइज में क्या डिफरेंट है, जैसे अब ये शब्द आएगा बार बार, शेप एंड साइज। तो शेप और साइज, आकार एवं आकृति जैसे कहे जाएंगे। तो जैसे ये गेंद है, बड़ी गेंद है, ये मान लिया जाए दोनों गेंद हैं और दोनों गोल हैं, तो इनकी आकृति जो है एक जैसी है, लेकिन इनका आकार, ये छोटी है ये बड़ी है, तो आकार भिन्न भिन्न है। अब दूसरे, तो देखिए किसी पदार्थ की संरचना जो है, जब हम कोई पदार्थ के बारे में देखेंगे तो ये पदार्थ है जैसे है, तो इसके मान लीजिए कणों से बना है, अणुओं से बना है, इसके अणु पास पास होंगे, तो एक निश्चित संरचना रहेगी। ठोस पदार्थ की एक निश्चित संरचना रहेगी। तो इस संरचना के बारे में देखेंगे जब हम, तो इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब बाह्य बल लगाएंगे, जैसे ये जो अणु हैं उसके एक निश्चित क्रम में बंधे हुए हैं, जब इस पे बाह्य बल लगाया जाएगा तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा। इनके अणुओं के बीच में जो गैप है उसमें कम ज़्यादा होगा, तो इसकी आकृति एवं आकार बदल भी सकता है, आकृति और आकार बदल भी सकता है। तो जैसे हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो सकता है, आकृति एवं आकार में परिवर्तन हो सकता है। तब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर आपने बल लगाया तो ये इधर दब गई, ऐसे इस तरह से हो गई। तो अब जब बल लगाया आपने, इसकी आकृति एवं आकार में कुछ परिवर्तन हुआ, तो ये बल जो है विरूपक बल कहलाया। विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? वह बल जो वस्तु के आकार एवं आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर दे, विरूपक बल कहलाता है। बल कहलाता है।
विरूपक बल वह बल जो वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर दे, विरूपक बल कहलाता है। ठीक, अब इसी तरह से हम ये इलास्टिसिटी के स्टार्टिंग में आपको विरूपक बल, जैसे विरूपक बल का प्रयोग किया जाएगा उसमें इलास्टिसिटी की परिभाषा देने में, तो हमने विरूपक बल भी बता दिया। ठीक, इसके आगे देखिए, अब हम इलास्टिसिटी पर चर्चा करेंगे। प्रत्यास्थता क्या है? जैसे गेंद है, उस पर आप बल लगाते हैं, जैसे गेंद है उस पर आपने बल लगाया तो वो दब गई, फिर जब आपने बल हटा लिया तो वो पुनः वैसे हो गई। रबड़ है, उसको आपने तान दिया तो बड़ा हो गया, फिर जो है छोटा हो गया। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींच दिया तो बड़ी हो गई, फिर अपने स्थान पे आ गई, या दाब दिए तो फिर उस जब बल हटाए तो फिर अपने मूल अवस्था में आ गई। ठीक ना। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा आकृति, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक, प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, अब जैसे प्रत्यास्थता ये पदार्थ का गुण है, एक प्रकार से देखा जाए वस्तु जिस पदार्थ की बनी रहेगी तो उस पर निर्भर करेगा। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु के पदार्थ का, यहाँ पे किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्यास्थता कहलाता है, तथा वस्तु प्रत्यास्थ कहलाएगी। ठीक, अगर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है तो ये कहा जाएगा कि प्रत्यास्थ वस्तु है। ठीक, प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कोई वस्तु प्रत्यास्थ है अथवा नहीं है, तो इसके आधार पर हम वस्तु को डिफाइन करेंगे। प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तु का वर्ग, प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब पहली प्रकार की वस्तु है पूर्ण प्रत्यास्थ। परफेक्ट
इलास्टिक, और दूसरा है पूर्ण सुघट्य। पूर्ण सुघट्य परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक। और तीसरा है रिगिड बॉडी, दृढ़ वस्तु। अब देखिए, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु वो है जिसमें जैसे बल लगाते हैं, जैसे प्लास्टिक की गेंद है तो उस पर आप बल लगाते हैं तो वो दब जाएगी, फिर बल को हटा लेंगे तो वो पूर्ण अवस्था में आ जाएगी, अपने वही पुराना से ग्रहण कर लेगी। तो अगर ऐसी वस्तुएं हैं कि वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं विरूपक बल हटाने के पश्चात, तो उसे हम पूर्ण प्रत्यास्थ कहेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ कहेंगे। और जैसे दूसरी वस्तु है, अगर वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आती, वैसे बनी रहती है, तो इसे हम पूर्ण सुघट्य कहेंगे। ठीक। अब जैसे न कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ है, न कोई वस्तु पूर्ण सुघट्य है। परफेक्ट इलास्टिक में जैसे क्वार्टज को हम रख लेते हैं, और पूर्ण सुघट्य में गीली मिट्टी और मोम को रखा गया है, गीली मिट्टी और मोम को रखा गया है। ठीक है। और दृढ़ वस्तुएं हैं कि जैसे कोई पदार्थ है, इसके अणु जब आप विरूपक बल लगाएंगे तो इसके अणुओं के बीच की जो सापेक्ष दूरी है उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विरूपक बल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे दृढ़ वस्तु कहेंगे। ठीक। इस तरह से ये बस प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता की सीमा। किसी वस्तु जैसे कोई स्प्रिंग है, जब इस पर आप बल लगाते हैं, जैसे 1 न्यूटन का बल लगाए तो स्प्रिंग थोड़ा सा आगे बढ़ गई। ठीक। आगे 2 न्यूटन का लगाए, और अब जैसे एक सीमा तक ये स्प्रिंग बढ़ेगी, और अब एक निश्चित सीमा से अधिक बल लगा देंगे तो वस्तु जैसे स्प्रिंग है हमेशा के लिए फैल जाएगी। ठीक। तो ये विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण, यानी प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ठीक ना। अगर इसको इस तरह से डिफाइन किया जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ठीक। विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, वो प्रत्यास्थता की सीमा कहलाएगी। यानी कोई भी पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा है। तो जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, जैसे एक निश्चित सीमा तक वो सहन करेगा, उसके बाद वो जो है हमेशा के लिए अस्थायी रूप से विकृत हो जाएगा। ठीक। तो ये प्रत्यास्थता की सीमा आप
इसमें डिफाइन करते हैं। तो ये सभी पदार्थों के लिए अलग अलग पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद है प्रतिबल। इसके बाद है प्रतिबल। प्रतिबल क्या है देखिए, स्ट्रेस। अब देखिए जैसे कोई वस्तु है तो हम जब बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाते समय या बल लगाने के बाद वो वस्तु अपोजिट प्रत्यानयन में एक प्रकार का बल विरोध बल लगाती है। जैसे हम कि इस पर बल लगा रहे हैं तो इस पर बल लगा रहे हैं तो ये फिर अपने स्थान पर आ जा रही है। तो इसमें हम बल लगा रहे हैं तो हमारे बल के विरोध में कोई बल लग रहा है। जो बल हम लगा रहे हैं यानी विरूपक बल के विरोध में जो बल लग रहा है वही प्रतिबल है, एक प्रकार से देखा जाए। अब ये हम कैसे इसको निर्धारित करते हैं, जैसे साम्यावस्था में जैसे कोई वस्तु है इस तरह से, इस पर आप बल लगाएंगे तो प्रत्येक सेक्शन पर एक बल लगेगा। जैसे आप इसको खींचेंगे इधर तो इसका विरोध बल इधर लगेगा, और अगर कोई वस्तु इस तरह से है आप इसको दबा रहे हैं तो ये इधर बल लगेगा, अपोजिट बल। ठीक ना, विपरीत बल एक प्रकार से लगता है जिसे हम आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहते हैं। आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल कहा जाता है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल। ठीक, तो उस अवस्था में वस्तु की प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, इसको प्रत्यानयन बल को भी कहते हैं। प्रत्यानयन प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते। ठीक, साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे हम बल लगाते हैं तो उसका अपोजिट जो बल लगेगा वो प्रतिबल है। जैसे हम किसी गेंद को दबा रहे हैं तो अंदर से भी एक बल लग रहा है। जैसे गुब्बारे में हवा भरी है तो उसको आप दबाते हैं तो अंदर से हवा बल लगाती है, तो वो अपने पूर्व अवस्था में फिर हम जब हाथ हटा लेते हैं तो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो उसे जो अंदर से बल लगता है वही आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल है। ठीक, अब ये जो बल है प्रतिबल, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। जनरली किताब में अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से है, तो हम इसको 3 प्रकार से इसको देखते हैं। जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा हम कह दें आयतन प्रतिबल, और तीसरा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल स्ट्रेस और बायलूम स्ट्रेस
स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक, अब इसको हम एक एक अलग अलग डिफाइन, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, बायलम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस एक एक अलग अलग हम डिफाइन करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है? जब विरूपक बल के कारण, जब विरूपक बल के कारण वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हाँ। ये देखिए, जैसे कोई वस्तु इस तरह से, जैसे लंबी वस्तु है तो इस पे हम बल लगाएंगे तो ये इधर फैलेगी, तो इसको हम अब लंबाई में हमने जो बल लगाया है वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करेगा। ठीक, या इसको हम दबाएंगे, जो भी परिवर्तन हो लंबाई में परिवर्तन हो, तो इसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। इसका फार्मूला जैसे लगाया गया बल, प्रतिबल का फार्मूला यही है, प्रतिबल F/A, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल है ना, तो F/A से हम इसको दिखाते हैं। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक, अब इसके बाद है बायलूम आयतन प्रतिबल। दूसरा है आयतन प्रतिबल। ठीक, अब जैसे कोई वस्तु है उसको हम उसकी ज्यामितीय आकृति में बिना परिवर्तित किए उस पर ऐसा बल लगाएं कि उसकी ज्यामितीय आकृति में कोई परिवर्तन न हो, यानी उसका आयतन बदल जाए। तो लेकिन उसकी, जैसे कोई गेंद है और उसको आप किसी द्रव में डुबोएं और उस पर चारों तरफ से बल लगे, इस तरह से, 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 और मान लीजिए पहले ये इस तरह से थी और बल लगाने पर आ गई इस अवस्था में। तो जब आप बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे तो उसको, यानी द्रव बल लगाएगा तो उसका आयतन कम हो जाएगा, लेकिन इसकी ज्यामितीय आकृति जो है गोल है तो गोल बनी रहे। तो तब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहेंगे। तो अंदर से बल लगेगा, ठीक ना, अंदर से बल लगेगा। तो लिखिए, जब वस्तु के, जब विरूपक बल के कारण, जब विरूपक बल के कारण वस्तु के आयतन में, वस्तु की ज्यामितीय आकृति में परिवर्तन हुए बिना, वस्तु की
ज्यामितीय आकृति में परिवर्तन हुए बिना आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। आयतन में परिवर्तन होता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। आयतन प्रतिबल कहते हैं। ठीक। जब विरूपक बल के कारण वस्तु के ज्यामितीय आकृति में परिवर्तन हुए बिना आयतन में परिवर्तन होता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। ठीक। इसका भी फार्मूला वही रहेगा प्रतिबल का F/A। ठीक। आंतरिक प्रतिक्रिया बल और पूरा क्षेत्रफल। ठीक। दूसरा भी आप नोट कर लीजिए। ठीक। इसके बाद तीसरा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक। स्पर्श रेखीय प्रतिबल। मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह से है और आप इसके इस फलक पर बल लगाते हैं। ठीक। इस फलक पर बल इस दिशा में F लगता है। ठीक। और इसका क्षेत्रफल A है तो वस्तु इस तरह से हो जाएगी, जैसे इस तरह से और इस तरह से। वस्तु इस तरह से विकृत होती है तो जैसे इस तरह से बल लगेगी, लेकिन उसमें आयतन नहीं परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है। तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहेंगे। इसका भी फार्मूला जो है यही रहेगा F/A। ठीक। F/A। जब किसी वस्तु के किसी फलक पर बल लगाएं, स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाएं, विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के आकृति में परिवर्तन हो जाता है लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता। इसको नोट कर लीजिए। विरूपक बल स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता है। वस्तु में आकृति में परिवर्तन होता है परंतु वस्तु की आकृति बदलती है लेकिन आयतन नहीं। तब वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया
बल स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाता है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाता है। ठीक, जब विरूपक बल स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता है वस्तु की आकृति बदलती है लेकिन आयतन नहीं, तब वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाता है। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल है। ठीक, अब इसके बाद आता है बल है विकृत। इसी क्रम में आगे हम बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, विकृत क्या है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु विकृत हो जाती है, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो कहा जाता है वस्तु विकृत हो गई। जैसे कोई वस्तु इस तरह से है तो इस पर आपने बल लगाया, बल इधर लगाया तो इसकी ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई यल है और स्मॉल यल वृद्धि होती है तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, लंबाई में परिवर्तन हो गया तो वस्तु के आकार में विकृत की परिभाषा इस तरह से दी जाती है। वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। विकृत कहते हैं। हाँ, अब अगर विकृत को हम जैसे परिभाषित करें, फार्मूला का रूप देना चाहेंगे, फार्मूला विकृत इक्वल टू L/L। ठीक, ये फार्मूला हमारा बन जाता है। तो ये लंबाई में परिवर्तन है और ये प्रारंभिक लंबाई, तो इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। तो इसका फार्मूला इस तरह से बनता है। ठीक ना। अब ये लंबाई में परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन, और ये प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, ये अब जैसे आप स्मॉल एल में दिखाए हैं तो यानी लंबाई में वृद्धि है, कभी इससे डेल्टा एल से भी दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये लंबाई वस्तु की एल है और जब आप इस पर बल लगाते हैं, इस पर आपने बल लगाया, इस तरह से देखिए, जैसे कोई वस्तु है तो एल लंबाई है और आपने बल लगाया तो इसमें जो परिवर्तन हुआ डेल्टा एल। तो आप इसको फार्मूले को इस तरह से भी देख सकते हैं, डेल्टा L/L। ठीक, ये विकृत हो जाएगा। विकृत को भी तीन भागों में, तीन प्रकार से विकृत पाई जाती है। ठीक, पहला है अनुदैर्ध्य विकृत, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अनुदैर्ध्य विकृत ये है स्ट्रेंथ, और दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक। मेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, और तीसरा है स्ट्रेंथ। ठीक, ये आपका इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अनुदैर्ध्य विकृत, लॉन्गिट्यूडिनल विकृत और वॉल्यूमेट्रिक वो आयतन विकृत है। इसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ ये आयतन विकृत है, ये आयतन विकृत
और ये तीसरा है अपरूपण विकृत, रूपण विकृत। ठीक, अब इसमें अंदर विकृत, आयतन विकृत और अपरूपण विकृत के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे जब वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होगा तो अंदर्ध विकृत क्या होगी, जैसे अंदर्ध विकृत इज इक्वल टू, अंदर्ध विकृत इक्वल टू प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ठीक, बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। ठीक, इसको फार्मूला देते हैं डेल्टा एल अपान, ये ऐसे दे सकते हैं, इसको याद रखेंगे, ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक ठीक, इसी तरह से आपका दूसरा है आयतन विकृत। आयतन विकृत, आयतन विकृत में क्या है कि जैसे आप देंगे तो डेल्टा आयतन में परिवर्तन होगा, डेल्टा भी और अपान भी, ये फार्मूला आपका इसका बनता है आयतन विकृत का। ठीक, अंदर्ध विकृत इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन और आयतन विकृत डेल्टा भी, माने आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक, और आपका है तीसरा शेयरिंग स्ट्रेस। इन सब फार्मूलों को जानना है, इनका कैसे क्या है। शेयरिंग स्ट्रेस में देखिए, जैसे कोई वस्तु इस तरह से है और इस पर आपने बल लगाया, आप इस पर बल लगाए इधर, तो इसमें इस तरह से परिवर्तन हो गया। अब जैसे आपने जिस पे बल लगाया प्रारंभिक, और इसमें जैसे लंबाई में इस फलक में परिवर्तन हो गया, जैसे तीसरा है ना शेयरिंग स्ट्रेस। अब जैसे आपने बल लगाया तो इसकी मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई कितनी रही होगी, जैसे ये फलक की लंबाई L है, इसकी भी L है और इसकी भी L इस तरह से है। अब इसके x विस्थापित हो गई, तो इसकी फलक में तो विस्थापन हो गया, फलक में विस्थापन हो गया, तो अब जितना परिवर्तन हुआ है उतना बटे ये प्रारंभिक, जैसे में परिवर्तन होता है तो ये कोण थीटा। तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेस। इसमें जैसे किसी फलक पर आप बल लगाते हैं, इसकी लंबाई L थी, तो ये जैसे इसमें परिवर्तन डेल्टा x हो जाता है, तो आप ये लंबाई पे देखिए परिवर्तन कितना हुआ, यानी भिन्नात्मक परिवर्तन x अपान L है, जैसे ये इस तरह से है। और जैसे ये कोण अगर थीटा हो, दैट इज थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा दैट इज इक्वल टू x अपान L। तो इस प्रकार से अपरूपण विकृत दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, इस फिगर से देखिए। अब जो थीटा है ये tan थीटा इक्वल टू x, तो जब थीटा का मान बहुत कम हो, थीटा का मान कम होने पर tan थीटा को थीटा के बराबर ले लिया जाएगा। ठीक, तो ये जो फार्मूला है इसमें हम इसको थीटा से दिखा देते हैं, थीटा से अपरूपण विकृत को किससे दिखाएंगे, थीटा से, इसको याद रखिएगा। थीटा, इसमें जितना परिवर्तन होगा ये फार्मूला ऐसे लगता है, थीटा का मान कम होने के कारण इसको हम थीटा ले लेते हैं।